योगेंद्र जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। योगेंद्र जी, आपने और भी एक्सपर्ट्स की राय, विश्लेषण, अनुमान सुने होंगे। जैसे प्रशांत किशोर ने कहा, उनकी भी राय आपने जरूर नोट की होगी। कल नरेश अरोड़ा आए थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए स्ट्रेटेजाइज करते हैं, कई इलेक्शंस में कर चुके हैं, उनकी भी राय थी। इन लोग का तो यह मानना है, इन सबका, योगेंद्र जी, कि 300 के आसपास बीजेपी रहेगी, बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाला है। आपकी राय कुछ अलग है। योगेंद्र जी, आप बाकी लोगों के विश्लेषण को, उनके अनुमान को कैसे देख रहे हैं? मारक भाई, सच ये है कि मैं तो कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। क्योंकि पहले इन चीजों को किया करता था, देखता था, सड़क पे घूमता था, इसलिए सड़क पे इस बार भी घूमा और देख के अपनी बात कहता हूं। तो मेरी जेब में ना कोई एग्जिट पोल है, ना उस तरह की एक्सपर्टीज। मगर आपने सही कहा कि जो आप एक्सपर्ट की राय बता रहे हैं कि 300 के करीब रहेगी, हालांकि पिछले 10 दिन में चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं सब एक्सपर्ट्स के तेवर बदले हुए देख रहा हूं। अब ये तो एक्सपर्ट ही खुद बताएंगे। मैंने हर पोलस्टर के, हर राजनीतिक विश्लेषक के तेवर पिछले 10 दिन में बदलते हुए देखे हैं, और बदलते ये देखे हैं कि अब जब हर एक के पास कुछ कुछ डेटा आने लगा है या ग्राउंड रिपोर्ट्स आने लगी, मैं देख रहा हूं कि अब बहस 300 पार पे नहीं, 400 पार तो खैर शगुफा था, 300 पार की बहस भी अब लगभग खत्म हो गई है। अब बहस ले दे के इस पे आ गई है। कोई ज्यादा बीजेपी के समर्थन में है तो अभी भी दावा ठोक रहे हैं कि नहीं, बीजेपी को मेजॉरिटी आ जाएगी, 400-300 पार की बात अब नहीं कर रहे। या ज्यादा गंभीर बहस जो हो रही है वो इस पे कि क्या एनडीए को मिला के मेजॉरिटी आ जाएगी है? मेरी अपनी राय, जैसा कि आपने कहा, इससे भिन्न है। मेरी राय ये है, मैं पिछले 8 हफ्ते से अब कह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी 272 पार नहीं करने वाली, उसको कम से कम 50 सीट का नुकसान होने वाला है। मैंने पिछले हफ्ते वीडियो जारी करके इसको फॉर्मली कहा था 240 से 260 के बीच में। लेकिन अब जबकि मैं 6वें राउंड के परिणाम के जो रुझान आए उनको ध्यान से देखता हूं और 7वें राउंड में जो गुंजाइश दिख रही है उसे देखता हूं, तो अगर आप आज की तारीख में मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि बीजेपी कहीं 230 और 250 के बीच में मुझे दिखाई देती है। और एक संभावना और है जो आपकी 1 जून की बात से जुड़ी, उसको अभी भी मैं नहीं कहूंगा मोस्ट लाइकली, लेकिन क्या एक जमाने में जब हम सब लोग बात किया करते थे तो हम केवल लाइकलीहुड की बात करते थे। हाँ। ये ज्यादा संभव है, ये कम संभव, तो मैंने आपको ज्यादा संभव वाली बात तो बताई, लेकिन एक कम संभव वाली बात, लेकिन असंभव नहीं, वो बात भी बता। और मैं समझता हूं 1 जून की मीटिंग का उससे संबंध है। एक संभावना हो सकती है कि अगर गुजरात से लेके बिहार तक जो अंडर करेंट है, जो मैंने बार बार नोटिस किया है, लेकिन उसको मैं अभी कम से कम पे आंक रहा हूं। अगर वो कम से कम नहीं थोड़ा ज्यादा हो तो यह संभावना बनती है कि बीजेपी 210 के करीब आ जाए। 200 से नीचे अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन बीजेपी 210 पे रुक जाए। अगर बीजेपी 210 पे रुकती है तो उसका सीधा परिणाम यह होगा कि इंडिया गठबंधन 272 पे पहुंच जाता है। यह मैं नहीं कह रहा कि यह बिल्कुल होने वाला है, मगर आज की तारीख में आप इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अब सारी संभावनाएं नीचे की तरफ जा रही। हर हफ्ते जो भी 1 हफ्ते पहले का स्कोर था उससे नीचे जा रहा। और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के साथी जो बात करने पे आए, शायद वो 2 संभावनाओं पे विचार करेंगे। एक संभावना ये कि भाई किसी तरह से मान लीजिए एनडीए का आंकड़ा 272 के ऊपर हो जाए, लेकिन एनडीए में तो ऐसे दल हैं जिनका बीजेपी से दरअसल कोई रिश्ता है नहीं। टीडीपी जो सबसे बड़ा एलाइन के रूप में आने की संभावना, उसका क्या रिश्ता है बीजेपी से? 36 का आंकड़ा है। संयोग से उनके साथ जेडीयू का भी कोई लंबा चौड़ा रिश्ता नहीं। तो मैं समझता हूं पहली संभावना जिस पे 1 तारीख को विचार किया जाएगा वो ये कि बीजेपी तो मेजॉरिटी से 30-40 सीट नीचे रहे, और ऐसी स्थिति में क्या एनडीए रहेगा या कि एनडीए के कई लोग इंडिया के साथ आना चाहें?
दूसरी संभावना ये कि अगर बीजेपी 210 के करीब आ जाती है और इसका मतलब है एनडीए मिला के कोई 250 के नीचे रह जाएगा, क्योंकि एनडीए को मिला के 30-35 सीट आएंगी, जिसको आज हम एनडीए कह रहे हैं, हालांकि उसमें से आधे लोग बीजेपी के साथ है नहीं। अगर वैसा होता है तो फिर एक वैकल्पिक सरकार की संभावना, मैं समझता हूं इस पर बात करने के लिए 1 तारीख की मीटिंग बुलाई गई होगी। हालांकि मैं कोई प्रीवी नहीं हूं, बाहर से बैठ के अनुमान लगा। ठीक है, अब आपने खुद ईमानदारी से यह माना कि मोर लाइकली, ज्यादा संभावना इस बात की है कि 230 से 250 के आसपास बीजेपी आपके हिसाब से आनी चाहिए, लेस लाइकली 210, 200, 220 इसके आसपास। क्या लेस लाइकली का एक और आप एस्पेक्ट बताना चाहेंगे योगेंद्र जी? क्या यह भी संभव है बीजेपी 300 पार चली जाए, 320 चली जाए? क्या लेस लाइकली का एक एस्पेक्ट यह भी है, या आप उसे बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं? उसे मैं कम से कम रूल आउट करता हूं। मैं जो बीजेपी के लिए अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हर जगह बीजेपी की जो मैं रेंज देख रहा हूं उसमें से ऊपर की तरफ आ जाए, तब भी मैं बीजेपी 272 के पार नहीं देख पा रहा, तो मेरी अपनी सीमा होगी। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, तो देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ, अगर चुनाव की शुरुआत में आप और मैं बात करते तो मैं शायद कहता कि मोर लाइकली है कि बीजेपी 300। लेकिन हर चरण के बाद जो स्थिति बदल रही, उसके बाद आज हम यहां पहुंचे। हो सकता है 7वें चरण के बाद जो आज लेस लाइकली लग रहा है वो मोर लाइकली बन जाए। ओके। लेकिन हकीकत ये, और केवल मेरे अपने मन की बात नहीं है, आप जिस जर्नलिस्ट से बात कर लीजिए, जो जमीन पे जा रहा है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, ये चुनाव पलट रहा है और ऐसे तरीके से पलट रहा है जैसे पलटते हुए हमने चुनाव को देखा नहीं। ये मेरी राय है, मेरी योगेंद्र जी, मान्यता है। ओके, एक सवाल और। आपने अभी कहा कि एनडीए में बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनसे बीजेपी बहुत असहज नहीं है, या वो खुद बीजेपी से असहज हैं, और हो सकता है कि वो अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए तो एनडीए का साथ छोड़ दें, बीजेपी का साथ छोड़ दें। इधर इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन में भी ऐसा थोड़े है कि सब कुछ एकदम हंकी डोरी है और 1 तारीख को बैठेंगे और कह देंगे भैया चलो सरकार आ रही है और हमने अपना नेता चुन लिया। हालांकि संकेत उस तरफ से ऐसे ही आए हैं, खरगे जी ने कहा और 1-2 नेताओं ने कहा कि भैया हमारा प्लान बन चुका है, जबकि ऐसा लगता नहीं है योगेंद्र जी। ममता बनर्जी ने क्या क्या दिखाया है, और माना यही जा रहा है कि शायद कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा घटक दल इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी हो सकती है। हो सकता है डीएमके भी रहे, लेकिन ममता बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। उनका जरा आप देखिए, अकेले चुनाव लड़ी, फिर उसके बाद कहती हैं आउटसाइड सपोर्ट करूंगी, फिर कहती हैं नहीं नहीं अंदर आ जाऊंगी। मतलब उनको लेकर, ममता बनर्जी को लेकर आपको लगता है इंडिया गठबंधन के घटक दल सहज होंगे? मानक भाई, देखिए, इंडिया गठबंधन उस तरह का नजदीकी का गठबंधन नहीं है जैसा कि एक जमाने में यूपीए, खासतौर पे यूपीए 1 के दौरान बन गया था। उसे इतना नजदीक आने का वक्त भी नहीं मिला है, और जितनी नजदीकी की उम्मीद थी वैसी नहीं हो पाई। लेकिन ममता बनर्जी जी के ना आने के पीछे एक साधारण चीज आप देखिए ना, आप तो पत्रकार हैं। अभी आपने बताया कि 1 तारीख को बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रही। ऐसे में अगर आप ममता बनर्जी की जगह पे होते तो क्या आप चाहते कि टीवी के ऊपर खबर आए कि वहां ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक साथ बैठे हुए, जबकि जमीन पे एक दूसरे के खिलाफ उसी दिन चुनाव लड़ रहे हैं? तो 1 तारीख को ना आना, कम से कम मैं तो बहुत आसानी से समझ सकता हूं, कोई भी राजनीतिक नेता न चाहेगा ऐसी स्थिति के अंदर आना। आप इसमें खींचतान है, निश्चित खींचतान है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। मेरे लिए हैरानी की बात यह नहीं है कि इंडिया कोलिशन में खींचतान है। मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि वो उस सब के बावजूद एक दूसरे के साथ बैठे 1 साल पहले, जो कि असंभव दिखाई देता था। और हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी जी ने चुनाव से पहले जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां की थी, और उधर अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस तरह की टिप्पणियां की थी, उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि हां, चुनाव में तो एक साथ ये सरकार को बाहर से सपोर्ट करेंगे, फिर कहती है नहीं अंदर से करेंगे। तो ये नजदीक आने का ट्रेंड है, एक दूसरे से दूर जाने का ट्रेंड नहीं है। और मेरे ख्याल में ये एक राजनीतिक संभावनाओं के आकलन के आधार पर ये सब। ओके, ऑल राइट।